मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, लेकिन वह घर का कोई भी काम नहीं करती थी। इसीलिए मैं ऑफिस से थका हुआ घर आकर भी सारे काम मुझे ही करने पड़ते। एक दिन मैं ऑफिस से घर आया तो पूरा घर साफ था। मैं हैरान था। मुझे देखकर पत्नी ने कहा, अरे मैंने एक नौकरानी रख ली है, अब से घर का सारा काम वही करेगी। लेकिन उसकी एक शर्त है कि जब तुम घर पर नहीं होंगे तब वो काम करेगी। मैंने हाँ कर दी, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। एक दिन मैं अपने ऑफिस की एक महत्वपूर्ण फाइल घर पर भूल गया। एक महत्वपूर्ण बैठक से पहले मुझे वो फाइल चाहिए थी, इसीलिए मैं 10:30 बजे घर वापस चला गया। मेरे पास मेरे घर के बाहरी दरवाजे की चाबियां थीं, इसीलिए मैंने खुद ही दरवाज़ा खोला और घर के अंदर गया। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आगे बढ़ा तो एक कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैं उस कमरे में घुस गया। मैंने झुककर देखा तो मेरी पत्नी हंसते-हंसते बातें कर रही थी और दूसरी तरफ नौकरानी ओढ़नी ओढ़े हुए बैठी थी। जैसे ही मैं आगे आया, उसकी नज़रें मुझ पर गईं। मेरी पत्नी का तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। मैं उसके पास गया तो उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया और भागने की कोशिश की। मुझे शक हुआ, क्योंकि वह जोर से भागने की कोशिश कर रही थी और मैं उसे पकड़ नहीं पाया। पर उसकी ओढ़नी मेरे हाथ आ गई। उसने खुद की ओढ़नी पकड़ने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो उसे देखकर मेरी सांस ही अटक गई, क्योंकि नौकरानी के भेष में वो। मेरा नाम रोहित है। मेरा जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था। मेरी शादी माता पिता की पसंद से हुई थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करने लगा। उस समय मेरा ट्रांसफ़र आगरा से लखनऊ हुआ, तो मेरी पत्नी भी जिद करने लगी कि मुझे भी तुम्हारे साथ लखनऊ चलना है, क्योंकि वो शादी से पहले लखनऊ में ही रहती थी। मैंने निधि को बहुत समझाया कि देखो निधि, कुछ दिन यहीं रुको, पहले मैं वहाँ रहने की व्यवस्था कर दूँ, सब कुछ सेट कर देता हूँ, उसके बाद तुम्हें वहाँ बुलाऊँगा। लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। मेरे माता पिता उस वजह से मुझसे नाराज़ भी हो गए, क्योंकि उनका कहना था कि निधि उन्हीं के पास रहे। आखिर निधि मेरे साथ लखनऊ आ ही गई। हम दोनों खूब घूमते फिरते, होटल में खाना खाते, लेकिन समय के साथ वास्तविक जीवन की भी शुरुआत हो गई थी। ऐसा तब हुआ जब दुनिया वास्तव में शुरू हुई तो बहुत दिक्कत होने लगी। मैंने पॉश कॉलोनी में एक किराए पर मकान लिया, लेकिन मकान की सफाई न होने के कारण बहुत गंदा था। जब मैं निधि को साफ सफाई करने को कहता तो मुंह फुलाकर बैठ जाती और कहती कि मैं नौकरानी हूँ या आपकी पत्नी। मैं उसे समझाता कि मेरी भाभी भी तो काम करती है ना, तो तुम्हारे करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। यह सुनकर वह गुस्सा हो जाती और वो कहती कि उन्हीं की वजह से तो मैं वहाँ रुकी नहीं, क्योंकि वे खुद एक मशीन बन गई हैं और मुझे भी काम करने की मशीन बनाना चाहती हैं। दरअसल मैं ऑफिस से आकर घर की सफाई करता। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि वह खाना बना रही थी, चाहे कैसे भी पकाती, मैं खा लेता। इस तरह हमारे लिए सब कुछ ठीक हो गया। जिंदगी में सुकून तो था, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, मेरी पत्नी चिंता में रहने लगी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती और चिढ़ जाती। एक दिन निधि ने मुझे बताया कि मुझे एक नौकरानी मिल गई है। वो 2 घंटे के लिए आएगी और घर की सफाई करके चली जाएगी। मैं खुश था, क्योंकि अब मुझे घर की सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे परवाह थी। मैंने निधि से कहा, उस पर निगाह रखे, क्या पता घर की सफाई के साथ साथ वो घर ना साफ कर दे। मेरी बातें सुनकर वो हंसने लगी और बोली, आप चिंता ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब घर में एक बार फिर शांति छा गई। निधि बहुत खुश थी। अब मुझे यकीन हो गया था कि सब कुछ ठीक है। लेकिन एक दिन मैं ऑफिस की एक फाइल घर पर भूल गया। घर आने के बाद जो देखा, उसे देखकर मैं बहुत हैरान हो गया।
यह सब मेरे लिए सहने योग्य नहीं था। इसीलिए मैंने निधि को एक कमरे में बंद कर दिया। देर रात तक जब मैं घर पहुंचा, निधि ने जोर जोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। बहुत परेशान होकर मैंने दरवाज़ा खोला और उससे पूछा, साफ साफ बताओ, हमारे घर में नौकरानी के बीच में कौन था? वो बोली, तुम्हें मेरी कसम है, पहले तुम मेरी बात सुनो, फिर मैं तुम्हारी बात नौकरानी से करा दूंगी। मेरी पत्नी को मैंने एक मौका दे दिया क्योंकि मैं उस पर विश्वास करता था और बहुत प्यार भी करता था। निधि ने उसके आंसू पोंछे और फिर वो बताने लगी कि हम 5 बहनें और एक भाई था। हमारे पिता एक मजदूर थे और माँ सिलाई करती थी। हम छोटे थे, हमारा पेट भी छोटा था। हमारा पेट माँ की सिलाई से की कमाई से ही भर जाता था। जब हम बड़े हुए तो हमारी भूख भी बढ़ गई। हमारी माँ चूल्हे पर डालकर पतीला रख देती और जी भरकर उसमें पानी डालती, लेकिन हर बार रोटी कम पड़ जाती। हम आधे पेट खाकर उठते थे। काफ़ी समय के बाद हम भाई बहन एक दूसरे का खाना खाने लगे। हमारे सबसे छोटे भाई चिंटू उसका खाना उसकी मुट्ठी भर लेता, पर हम कुछ नहीं कहते। झगड़ने के बाद जब हम खाने से उठते तो हमारा छोटा भाई हमारी माँ को उसके हाथ से रोटी के टुकड़े लेकर खिलाता, और जब माँ रोती तो रिंकू अपनी ड्रेस से उसके आंसू पोंछता। मेरी सबसे बड़ी बहन 17 साल की थी और रिंकू 4 साल का। बड़ी बहन की शादी की उम्र निकल रही थी, लेकिन एक गरीब घर की लड़की के साथ शादी कौन करेगा? अब हमारी सभी बहनों को उससे बहुत उम्मीदें थीं कि वो कब बड़ा होगा और हमारी किस्मत बदलेगी। लेकिन ज़िंदगी का एक और मृग तृष्णा जैसा होता है। रिंकू बड़ा हो गया पर हमारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई। हम अपने नसीब को कोसते और रोते। सभी बहनें बड़ी थीं। रिंकू मेरी बड़ी बहन को गले लगाकर रोता था। माँ सिर पकड़कर बैठ जाती। माँ उसे बहुत समझाती कि तुम एक पुरुष हो। जब एक महिला किसी पुरुष के सामने बेतहाशा रोती है तो वह पुरुष अपना साहस दिखाता है और उसके आंसू पोंछता है, ना कि रोता है। लेकिन रिंकू को ये बात समझ में नहीं आती। उस बेचारे का भी हमारे जैसा ही भाग्य था। उसने पढ़ाई से भी दूरी बना ली थी। अब वो भी 17 साल का हो गया था। इसीलिए माँ ने उसे इलेक्ट्रिशियन का काम सिखाने के लिए भेज दिया था, लेकिन उसके पास काम सीखने का समय ही नहीं था। माँ की नज़र अब कमज़ोर होती जा रही थी, इसीलिए वो सिलाई मशीन पर काम नहीं कर पा रही थी। मेरी बड़ी बहन भी सिलाई के काम से अलग हो गई थी। सुबह शाम हमारी हालत एक सी रहती। हम भूखे रहते और हमारे पिता शाम को शराब पीकर आते और बिस्तर पर लेट जाते। एक रात को जब माँ भूख से रो रही थी तो रिंकू उठकर उसके पास गया और उसे गले लगाकर रोने लगा। सुबह होते ही रिंकू ने कहा कि वो इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं सीखेगा, बल्कि मजदूरी करेगा। उस समय ऐसा करना ज़रूरी था, तो हमने कुछ नहीं कहा। उसके बाद एक लड़का हमेशा रिंकू के साथ रहता था और हमारे घर भी आता था। उसका नाम मनोज था। वह रिंकू से उम्र में काफ़ी बड़ा था। वह आकर माँ को सांत्वना देता कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो मुझे छुप छुप कर देखा करता था। उसे मैं अच्छी लगने लगी और मुझे भी वो अच्छा लगने लगा था। उसने मुझे बताया कि जब घर के हालात ठीक होंगे तो वो मुझे अपनी पत्नी बनाएगा। लेकिन एक दिन वो गायब हो गया। मुझे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन वो ज़रूर आएगा। उन दिनों रिंकू दिन भर घर के बाहर रहता। धीरे धीरे अब रात में भी बाहर ही रहने लगा। एक दिन वो रोज़ की तरह घर से बाहर गया, फिर घर ही नहीं आया। माँ और सभी बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। माँ पूरे दिन ऐसे रोती जैसे कोई मर गया हो। तब से हम बहुत दुखी रहने लगे। कई दिनों तक मैंने खाना नहीं खाया। उसी दौरान मेरी बड़ी बहन सीढ़ी चढ़ते समय चक्कर आकर सिर के बल गिर गई और उसे गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई।
लेकिन बड़ी बहन के चले जाने के बाद भी माँ रोई नहीं, या हम बहनें भी नहीं रोईं। माँ ने कहा, तुम्हारी दीदी भूख से मर गई है। तब मैंने कहा कि दीदी नसीबवान थी, तो उसे इन सब से छुटकारा मिल गया। ऐसे ही 1 महीना बीत गया और रिंकू फिर घर वापस आया, लेकिन वह बहुत सारे पैसे लेकर आया था और आते वक्त एक शॉल भी लाया था। रिंकू ने कहा कि माँ, ये शॉल मैं दीदी के लिए लाया हूँ। तो माँ ने उससे कहा कि बेटा, तेरी शॉल ओढ़ने के लिए वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर वो रोया भी नहीं, बस इतना ही कहा, इसके बजाय पिताजी की मृत्यु हो गई होती तो अच्छा होता। रिंकू अब पहले की तरह चीज़ों के लिए नहीं रोता था। उसके आने से अब घर पर खाने पीने का इंतजाम होने लगा था। उसने माँ से कहा, मैंने बिजनेस शुरू किया है। माँ ने कहा, ये तो भगवान की कृपा है। अब वो कभी भी दिन में बाहर होता तो कभी रात को बाहर रहता। कभी कभी वो रात भर बाहर रहता था। उसके दिन और रात का कोई हिसाब नहीं था। लेकिन हम सभी बहनें भरपेट खाना खाती और उसे बहुत आशीर्वाद देती। लेकिन उसने माँ से कहा था कि जब मैं काम से घर आऊँ तो मुझसे कोई बात मत करना। जब भी वह आता तो अपना मुंह रुमाल से ढक लेता, कमरे में जाता और आराम करता। जब वह बाहर आता तो खुश दिखता। उसके दिन रात का कारोबार हमारी समझ से परे था, लेकिन अब पेट भरने के कारण हमारी अक्ल भी ठिकाने आने लगी थी। अब हम रिंकू की चिंता करने लगे थे। माँ उसके काम के बारे में पूछती थी और वह टालमटोल करता रहता। माँ के जोर देने पर वह उठकर बाहर चला जाता था। एक दिन जब पापा घर आए तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह नशे में नहीं थे। पापा घर आने के बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से रिंकू का नाम लेकर चिल्लाने लगे। हम सभी बहनें और माँ भी बाहर आ गई। रिंकू भी अपने कमरे से बाहर आ गया। पापा ने उसे पीटना शुरू कर दिया। पापा ने कहा कि मेरा नाम इस नालायक ने खराब कर दिया है। माँ ने कहा, जो खुद नशे में डूबा रहता हो उसका नाम क्या कोई खराब करेगा। पापा कहने लगे कि ये तुम्हें हराम का खाना खिला रहा है। लेकिन माँ चुप नहीं रही और बोली, आपने तो एक समय का खाना भी ठीक से नहीं खिलाया। हराम का सही, वो खाना तो दे रहा है हमें, लेकिन पापा को तो जैसे उसे वो दुश्मन नजर आ रहा था। घर से बाहर जाने के लिए कह रहे थे। माँ ने अपने बेटे का पक्ष लिया तो पापा ने उसे तलाक की धमकी दी। माँ ने अपनी अविवाहित बेटियों पर एक नज़र डाली और शांत हो गई। उस दिन पापा ने रिंकू को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन रिंकू की आंखों में आंसू नहीं थे। उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई डिप्रेशन भी नहीं था। वो घर छोड़कर चला गया। माँ ने पिताजी से पूछा कि क्या हुआ है, पर वे कुछ ना बोले और चले गए। रिंकू ने घर तो छोड़ दिया था, पर हमसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ा था। वो हर महीने चुपचाप माँ को खूब पैसे भेजता और उन्हीं पैसों से माँ ने एक गांव में एक घर खरीदा था। उस गांव के लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं था कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, इसीलिए उनकी नज़रों में हम खानदानी बन गए थे। माँ ने हमारे लिए लड़के देखे और हमारी शादी कर दी। लेकिन रिंकू कहाँ था, किस हालत में था, हमें नहीं पता था। लेकिन कल जब मैं बाज़ार गई तो रिंकू का एक दोस्त मुझे मिला। वह रिंकू के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित लग रहा था। उसने मुझसे विनती की कि तुम रिंकू से मिल लो, वरना वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा। रोहित, प्लीज़ मुझे रिंकू के पास ले चलो। निधि की बातों से मेरा सिर घूम गया। मैंने उसे पूछा कि मैंने तुमसे उस नौकरानी के बारे में पूछा था। तब वो कहने लगी, सच कहूँ तो मुझे तुमसे डर लगता है। सच जाने के बाद तुम मुझे तलाक दे दोगे, इसीलिए पहले तुम मेरे साथ रिंकू को ढूंढने चलो, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मैंने निधि की बात मान ली। मैंने उससे कहा कि मैं रिंकू को ढूंढूंगा और उसे अपने पास ले आऊँगा। निधि की वजह से ही मनोज की याद आई
क्योंकि उसने खुद स्वीकार किया कि वह उससे प्यार करती थी। सबसे पहले मुझे मनोज को ढूंढना था, जिसकी मुलाकात निधि से हुई थी, लेकिन बाद में वो गायब हो गया था। मैंने रिंकू और मनोज के बारे में जानकारी पाने के लिए मेरी जान पहचान के सभी लोगों को काम पर लगाया, लेकिन इसके बाद भी मुझे जो बात पता चली वह काफ़ी चौंकाने वाली थी। आखिर में उनके फ्लैट का पता चला। शाम को ऑफिस से आने के बाद निधि से कहा, तुम तैयार हो जाओ, आज हम रिंकू से मिलने वाले हैं। वो मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसने जल्दी से अपनी ओढ़नी उठाई और कहा कि तुम मुझे अभी तुरंत ले चलो। हम दोनों एक पॉश इलाके के एक फ्लैट के सामने खड़े थे। मैं दरवाजे पर खड़ी थी। घंटी बजने पर मनोज ने दरवाज़ा खोला। मुझे नहीं जानता था। रिंकू यहाँ नहीं है, आप जा सकते हैं। मनोज का अवतार एक महिला जैसा था। मनोज हमें यहाँ से जाने के लिए कह रहा था। जब निधि को इस बात का एहसास हुआ तो वह मेरे पीछे से आ गई। जैसे ही उसने निधि को देखा वो एक तरफ हट गया। फिर हम दोनों रिंकू के फ्लैट में गए। रिंकू सामने बैठ गया था। उसके सोफे पर सामने मेज पर तरह तरह के नशे का सामान पड़ा हुआ था और अब वह नशे में लग रहा था। निधि को देखकर उसने मनोज से कहा कि यह सभी सामान यहाँ से उठा ले और निधि से कहा, यहाँ क्या करने आई हो? निधि उसकी हालत देखकर रोने लगी। रिंकू से भी नहीं रहा गया, वो भी रोने लगा। कहने लगा कि क्या सुनना है, सब कुछ जाने दो, रहने दो। मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म। या ये कहूँ कि तुम्हारा भाई लखनऊ शहर का सबसे बड़ा किन्नर है। उसकी बात सुनकर निधि बहुत बड़ा सदमा लगा। फिर वो कहने लगा कि तुम्हें पता है ना, अपनी बड़ी बहन भूख से मर गई थी, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारा भाई भी उस समय भूख से मर गया था। उसके शरीर में एक नई आत्मा पैदा हो गई थी, किन्नर की आत्मा। घर में गरीबी थी। मनोज ने बहुत कहा कि रात में चलो लिपस्टिक लगाकर भीख मांगते हैं। मैं उसकी बात के लिए राजी हो गया। इसीलिए उस रात हमें भीख नहीं मिली। उस दिन हमें कोई भीख नहीं बल्कि ताने और ताने ही मिले। अनचाही बुरी सलाह सुनने को मिली। उस रात मेरा ज़मीर मर गया था। अब मैं और मनोज रोज रात को मेकअप करते और भीख मांगते। एक रात किन्नरों के मुखिया ने हमें पकड़ लिया। उसने हमें पकड़कर कई दिनों तक भूखा रखकर मारा। वो हम पर बहुत चिढ़ रहा था क्योंकि हमने उसकी मर्यादाओं का उल्लंघन किया था। क्योंकि पुरुष होते हुए भी हमने तीसरी जाति के हक को छीनने की कोशिश की थी। जब हमने हमारी स्थिति बताई तो वह शांत हो गए। फिर हमें 1 महीने बाद कुछ पैसे देकर छोड़ दिया गया। लेकिन जब मैं घर आता तो दीदी आसपास नहीं होती और जब सोचता कि तुम 6 भी भूख से मर जाओगी। इसीलिए मैं हर रात अपने चेहरे पर मेकअप लगाता और भीख मांगता। मुझे बहुत सारे पैसे मिलते, इसीलिए घर की स्थिति भी बदलने लगी। लेकिन हमेशा हराम की कमाई से नशा करने वाले मेरे पिता ने मेरी कमाई को हराम की कमाई बताया। उन्हें किसी ने कहा था कि मैं किन्नर बनकर रात में सड़कों पर भीख मांगता हूँ। जब उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया तो मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया और उस गुरु के पास गया जिसने पैसे देकर छोड़ दिया था। मैं उनके पास गया और कहा, मुझे भी अपने साथ ले लो। तब उन्होंने कहा, अगर तुम नाचना और गाना सीख लो तो तुम बहुत अच्छे पैसे कमाओगे और आगे बढ़ जाओगे। उसके बाद मैंने सब कुछ सीखा। मैं अपने भाग्य से थक गया था। मैं किन्नर बन चुका था, इसीलिए मैं अपने पिता की वजह से किन्नर बन गया था। अगर पिता ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई होती तो आज मैं ये कदम नहीं उठाता। मैं डांस करके खूब पैसा कमा रहा था और वो पैसे मेरे सामने रख रहा था और नशे में मैं खुद को मार रहा था। मैं खुद को दोष देता हूँ, मैं कैसा आदमी हूँ जो हालात से तंग आकर किन्नर बन गया। फिर उसने जो भी पैसा आता मैं तुम्हें भेजता। मैंने सोचा था कि बहनों की शादी में जाऊंगा, पर बाद में ख्याल आया
कि किसी ने पहचान लिया तो तुम लोगों की बदनामी होगी। और मुझे ये भी पता चला है कि अब माँ मछली दीदी के यहाँ रहने लगी हैं, इसीलिए अब मैंने पैसे भेजना भी बंद कर दिया। तब निधि रोते हुए कहने लगी कि रिंकू, तुमने जो किया उसका एहसान हम कभी नहीं चुका सकते, पर तुम्हें पता है पापा भीख मांगने लगे हैं। एक दिन दरवाजे पर कोई भीख मांगने आया और उन्हें मैंने देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उससे कहा कि अगर तुम मेरे घर की साफ सफाई करोगे तभी तुम्हें 2 वक्त का खाना मिलेगा। वो आते हैं और बड़ी मुश्किल से साफ सफाई कर पाते हैं क्योंकि अब उनकी उम्र हो गई है, पर और कहीं जाने से बेहतर लगा कि वो मेरे यहाँ रोज रहें। और रोहित, वो नौकरानी के बारे में जो तुम पूछ रहे थे, वो और कहीं कोई नहीं बल्कि हमारे पिता हैं। ये सब कहते हुए निधि जोर जोर से रोने लगी। सब कुछ जानने के बाद मैंने निधि को माफ कर दिया और रिंकू को लेकर घर आ गया। उनके पिता को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि वह बहुत नशे में रहते थे, इसीलिए उनकी आदत बन गई है और उन्हें सेंटर में भर्ती करना पड़ेगा। हमने तुरंत उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करा दिया गया और वहाँ उनका समुचित इलाज किया जाएगा। मैं और निधि हर हफ्ते उनसे मिलने जाते हैं। उनके बीच बहुत जल्दी सुधार हो भी रहा है, पर अब निधि अपने पिता को दिल से माफ़ नहीं कर पाई है।